मैं ये मीडिया टॉक इसलिए नहीं कर रहा कि मैं तहरीक इंसाफ को छोड़ रहा हूँ। मैं मीडिया टॉक इसलिए कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त चाहता हूँ मेरी सारी कौम समझे कि मेरी तरह का आदमी सियासत में क्यों आया और उसने ये इतनी लंबी 27 साल की स्ट्रगल क्यों की। मैं 18 साल का था जब मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलते हुए इंग्लैंड गया। उसके बाद मैंने वहाँ 4 साल पढ़ाई की और उसके बाद मैं प्रोफेशनल क्रिकेट खेलता था गर्मियों में इंग्लैंड में और सर्दियों में पाकिस्तान होता था या फिर दुनिया में क्रिकेट टूर करता। तो इस टाइम पे मैं जो बरतानिया का सारा सिस्टम था वो मैं पूरी तरह समझ गया। यूनिवर्सिटी में भी मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी थी और पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी थी, पॉलिटिकल साइंस। तो मुझे वो पूरी तरह समझ आ गई कि वहाँ का सिस्टम क्या है और पाकिस्तान का सिस्टम मुझे पता था। जब एक माशरे के अंदर इंसाफ होता है वो आपके हकूक की हिफाजत करता है। मतलब ये होता है कि अगर आप अपने टैक्स दें, आप कानून के बीच में रहें, वो मुल्क आपको आजाद कर देता है। आप जो मर्जी करें, कोई आपको पूछता नहीं है, कोई रात को पुलिस नहीं आपके घरों में घुस जाती, कोई रिश्वत आपसे नहीं मांगता, जमीनों पे कब्जे हो रहे हैं और सारा वक्त उन बेचारों को सिफारिशें चाहिए थी। इस मुल्क के अंदर सबसे ज्यादा जो पॉलिटिक्स में जो हमारे एमएनएज और एमपीज होते, उनका सबसे ज्यादा काम क्या होता है? लोगों की सिफारिश जाके गवर्नमेंट ऑफिस में जाए। वहां क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां इंसाफ है। कईयों को मैं जानता हूं, उन्होंने पैसा इकट्ठा किया, मेहनत की, 15-20 साल सरमायाकारी, इतना सरमाया इकट्ठा करके पाकिस्तान आके बिजनेस खोली। वो इस निजाम में उनकी बिजनेस नहीं चलती थी, यहाँ रिश्वतें देनी पड़ती थी, यहाँ हर सिस्टम मेरिट को इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए क्योंकि इंसाफ नहीं है। और वो यहाँ तबाह हो के मैंने देखा लोग यहाँ फ्रॉड हुए, उनसे हर जगह जमीनों पे कब्जे हुए, उनके घरों पे कब्जे हुए। जब वो वापस आते थे पीछे कब्जा हो जाता था। तो होता क्या था, वो सारे फिर वापस चले जाते थे। सिर्फ अमेरिका में जो 16,000 पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स हैं, उनकी नेटवर्थ, जो उनकी टोटल उनकी जो दौलत है 16,000, 200 अरब डॉलर उनकी नेटवर्थ है। जो 10 पाकिस्तानी सबसे अमीर हैं इस वक्त अमेरिका में, पाकिस्तानी अमेरिकन, 25 अरब उनकी नेटवर्थ है डॉलर्स। सिर्फ जो पाकिस्तानियों को यहां समझते हैं कि यहां हालात अच्छे नहीं हैं, जिन्होंने दुबई में, इसमें हलाल का भी पैसा हराम का भी है, सिर्फ दुबई में उन्होंने जो प्रॉपर्टीज ली हुई हैं 20,000 पाकिस्तानियों ने, वो 10.4 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली हुई है। हम 6 अरब के पीछे, डॉलर के पीछे, IMF के पीछे भाग रहे हैं। तहरीक इंसाफ बनाई 96 में और उसका नाम था इंसाफ की तहरीक। उसकी नजरिया क्या था? इस्लामी फलाई रियासत। वो नजरिया किधर से लिया? जो करारदाद पाकिस्तान है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, जिसमें मदीना के रियासत, उसके ऊपर तर्ज के ऊपर उन्होंने इस्लामी फलाई रियासत लिखी। जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है ना, ये हर चीज जिसके लिए, हर वो असूल जिसके ऊपर पाकिस्तान बना था, आज उसकी नफी हो रही है। बदतरीन गुलामी हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। ना आजादी नाम की कोई चीज है क्योंकि हकूक ही नहीं है किसी के। रात को पुलिस घुसती है किसी के घर में, सारा घर तोड़ देती है। वो तहरीक इंसाफ का नहीं मिलता, उसकी बहनों को, उनको तंग करते हैं, बहनों को, रिश्तेदारों को, उनको तंग करते हैं, उनको पकड़ के ले जाते हैं, औरतों को पकड़ के ले जाते हैं। ये तो हम सुनते थे कि हिटलर की जर्मनी के अंदर ऐसे होता था। मैंने तो इस तरह की चीजें सुनी नहीं कभी। कोर कमांडर का घर जलाया जाता है। मुझे पहली दफा पता चलता है जब मैं 4 दिन के बाद निकलता हूं, मुझे चीफ जस्टिस साहब सुप्रीम कोर्ट के कहते हैं। उधर ही मैं मुजम्मत करता हूं। कौन नहीं मुजम्मत करेगा? अब जिसको पकड़ते हैं वो आके बैठते हैं, जी मैं पीटीआई छोड़ो, मैं जी फौज के साथ हूं और मैं बड़ी मुजम्मत करता हूं 9 मई को। तो कौन नहीं करता? हमने कभी कहा कि हमने मुजम्मत नहीं की? कोई चाहेगा अपने मुल्क के, आप अपनी फौज के खिलाफ कोई कार्रवाई करें या अपनी फौज को बदनाम? कोई चाहेगा? क्योंकि जब आपकी फौज कमजोर होती है, मुल्क कमजोर हो जाता है। लेकिन यहां तो एक अजीब ही माहौल बना दिया गया है। वो कोर कमांडर का इन्वेस्टिगेट किए बगैर, ये पता ही नहीं अभी तक कि किसने क्या किया, उसके इन्वेस्टिगेट किए बगैर पूरा पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैक डाउन हो गया। जब मैं कोशिश करता हूं कि डायलॉग की बात करो, हमारे से कोई बातचीत तो कर ले, हम ये बात करके मसले हल कर दें, जिस दिन मैं ये कहता हूं अगले दिन और सख्ती शुरू हो जाती है। 2-3 और FIR काट देते हैं, घर में आ जाती है पुलिस, क्योंकि समझते
यानी कोई एक अजीब जहन बैठे हुए वो समझते हैं कि जो डायलॉग करना जा रहे हो वो अब उसके घुटने कांपने शुरू हो गए हैं, तो इसलिए आके उसके ऊपर थोड़ी और सख्ती करो तो बिल्कुल बैठ जाएगा। जब तक मेरे में सांस है मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए तब तक पूरी जद्दोजहद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। लेकिन मुझे इस वक्त पाकिस्तान का खतरा है, मुझे अपनी मुल्क की फिक्र पड़ गई है, और जो लोग मिलके ये सब कुछ कर रहे हैं इनको मुल्क की फिक्र क्यों नहीं है? क्यों आज मुझे या नहीं? 308 रुपए का हो गया डॉलर ओपन मार्केट में। जब डॉलर 308 रुपए का ओपन मार्केट में हो जाए तो खतरे की घंटियां बज जानी चाहिए। मैंने इमरान खान को जी ECL पे डाल दिया, शुक्र को मैं तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं तो जाने नहीं चाहता मुल्क से बाहर, क्योंकि मैंने कोई बाहर मेरे पैसे बैंक अकाउंट कुछ नहीं पड़े हुए। हमारे पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे, याद रखें रुपया मजबूत रहता है जब आपके रिजर्व्स ऊपर हो। 16.2 अरब डॉलर, आज वो है 4.5 अरब डॉलर। मनफी 72% हमारा फॉरेन एक्सचेंज गिरा है। एक्सपोर्ट्स 13% गिरी है। रेमिटेंसेस जो बाहर से पाकिस्तानी डॉलर भेजते थे वो 13% गिरे। याद रखें ये हर साल हमारे बढ़ते जा रहे थे, हर साल पिछले साल से ज्यादा होती थी हमारी एक्सपोर्ट्स भी, रेमिटेंसेस भी, डॉलर ज्यादा आ रहा था। अब जब से ये आए हैं 13% दोनों नीचे चली गई है बजाय ऊपर जाने के। इसका मतलब डॉलर कम आ रहे हैं पाकिस्तान में। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट है, मनफी 14% गिर चुकी है। हमारा जो एक्सचेंज रेट है ऑफिशियल 180 कर लें, हमारा था जब हम गए 180 रुपए डॉलर था, आज 287 रुपए डॉलर ऑफिशियल रेट है और 308 पे पहुंच गया है ओपन मार्केट में। महंगाई के ऊपर बड़ा शोर मचा था। 12.7% थी हमारी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आज 36.4% है। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी महंगाई। पेट्रोल, याद रखें हमारे दौर में पेट्रोल 110 से 115 डॉलर पे बैरल गई थी, आज वो 70-80 के बीच में है। हमारे दौर में 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, 145 रुपए लीटर डीजल था। आज डीजल पहुंच गया 260 रुपए और पेट्रोल पहुंच गया 270 रुपए। आटा जो हर आदमी को इफेक्ट करता है, हमारे दौर में 55 रुपए था केजी, आज वो पहुंच गया 136 रुपए केजी। 95% हमारा चावल की कीमत बढ़ी है, ये भी आम आदमी का। घी इंटरनेशनल मार्केट में जो पाम ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं वो आधा हो गया। आज हमारे दौर में 468 रुपए केजी था, आज 603 रुपए केजी है, जबकि आधा हो गया इंटरनेशनल मार्केट में। और दूध 170 रुपए लीटर था, आज 170 रुपए लीटर। हमारी जो ग्रोथ रेट थी जिसको जीडीपी कहते हैं, जीडीपी में इजाफा, वो 6.1% थी, आज वो चली गई है मनफी 0.2%, 0.2% पे चली गई। इंडस्ट्रीज, हमारी ओवरऑल इंडस्ट्री 6.8% पे बढ़ रही थी, आज वो -2.9% पे चली गई। ज्यादातर इंडस्ट्रीज वो -2.9 पे पहुंच गई हैं, और जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जिससे सबसे ज्यादा दौलत में इजाफा होता है, वो हमारे दौर में 11.9% पे बढ़ रही थी, वो आज -7.9% पे चली गई, तकरीबन 8% मनफी पे चली गई। जो कंस्ट्रक्शन है जिससे सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं, वो 1.9% पे बढ़ रहा था हमारे दौर पे, आज वो -5.5% पे चली गई। और फिर कॉटन, क्योंकि हमारा सबसे ज्यादा जो कपड़ा बनाते हैं हम, उससे हमारा इजाफा भी होता है, नौकरियां भी मिलती हैं, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ती हैं, वो 9.2% पे बढ़ रही थी, आज वो -23% पे पहुंच गई है, यानी कि बंद हो रही है इंडस्ट्री। माशरा कंट्रोल से बाहर भी निकल जाता है। श्रीलंका में इससे कम हालात थे जबकि लोग सड़कों के ऊपर आ गए। अभी तक लोग सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उन्होंने इलेक्शन पे की उम्मीद लगाई हुई है कि हम जो हमारे से हुआ है वो अंदर घरों में बैठ के तपे हुए हैं कि जब इलेक्शन आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे। हुआ क्या था इस पाकिस्तान में, इस फिर से याद रखें, तारीख से सीखना चाहिए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 81 सीटें जीती पाकिस्तान में 138 में से, और कहा था जुल्फिकार अली भुट्टो का इनकलाब आ गया था, और वाकई इनकलाब था, रोटी कपड़ा मकान का इनकलाब आया था। लेकिन 138 में से जुल्फिकार अली भुट्टो ने 81 सीटें जीती, और उसने जो नारा था कि मैं पहली दफा अवाम का नाम लिया। पहले तो अवाम का नाम हमें पता ही नहीं अवाम क्या होती है, क्योंकि पहले तो और किस्म की सियासत थी। तो उसने एक ज़हनों में इनकलाब लेके पहली दफा अवाम की बात।
लेकिन मुजीबुर रहमान 162 सीटें थी ईस्ट पाकिस्तान में, उसने 160 जीती, सिर्फ 2 सीटें हारी उसने। तो वो क्या कह रहा था? वो इंसाफ कह रहा था कि हमारे से इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे हुकूक नहीं मिल रहे, ईस्ट पाकिस्तान को कॉलोनी की तरह रखा जा रहा है, हमें सेकंड क्लास शहरियों की तरह रखा जा रहा है। और वो इंसाफ मांग रहा था, हुकूक मांग रहा था, वो आजादी नहीं मांग रहा था। मैं इसलिए बातचीत की बात कर रहा हूं कि ये टाइम है, ये मुल्क ठीक तब होगा जब इस सारे मुल्क के इदारे इकट्ठे बैठे और मुल्क की सबसे बड़ी एक ही जमात जो फेडरल पार्टी है पाकिस्तान की, वो सब इकट्ठे बैठे और वो बैठ के इस मसले का हल निकालें। ये डंडे मार के मसले का हल नहीं होने लगा। आप सब सब्र करें, अपनी पार्टी को कहता हूं सब्र करें। ये जो किया जा रहा है आपसे कि कान पट्टी पर बंदूक रख के जी मैं पीटीआई छोड़ रहा हूं, कोई फिक्र ना करें, कभी कोई पार्टी से नहीं खत्म होगी।